सभागार में उपस्थित सभी सुधी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज यंग सेवियर फाउंडेशन अपना 15वां सृजन महोत्सव मना रहा है और ये समारोह हम प्रत्येक वर्ष सुदर्शन जी की स्मृति में मनाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कोरोना पीरियड में बहुत सारी परंपराएं टूटी, तो एक ये भी परंपरा में थोड़ा सा विघ्न पड़ा, परंतु फिर भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते रहें। थोड़ी सी रूपरेखा आप लोगों को बता दूं कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें पहले दिन जो प्रस्तुति है वो पार्क, दूसरे दिन फेयरवेल और तीसरे दिन इल्हाम। ये तीनों ही नाटक आपके मनोस्थिति को झंझोड़ने वाले हैं, आपको कुछ सोचने के लिए विवश करेंगे, आपके आगे की जीवन की आपके जो जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं उनको समझने में निश्चित रूप से आपको एक दिशा मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोग कुछ अपने कलाकारों को सम्मानित भी करेंगे, जो आप देखेंगे। हमारे एक अतिथि महोदय आ चुके हैं, दीपक शर्मा जी आ चुके हैं। बस हम लोग थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम में सृजन महोत्सव दरअसल एक आंदोलन है रंगभूमि में डटे सिपाहियों के सृजन का। जो 3 नाटक हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें जो पहला नाटक आज जो प्रस्तुत किया जाएगा, नाटक पार्क, ये मानव कौल द्वारा रचित एक विशिष्ट शैली की रचना है, जिसमें मानव जीवन की विडंबनाओं, उसकी छोटी छोटी खुशियों और अनकही उदासियों और गहरी उलझनों को कहीं बड़ी सहजता को कहीं बेहद संजीदगी के साथ सामने लाता है। जब आप इस नाटक को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। आपके जो कमेंट्स हैं उनका भी हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारे अतिथि महोदय भी आ चुके हैं, डॉक्टर विकास दवे जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अब मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए सबसे पहले श्री दीपक शर्मा जी, जो कि विचारक एवं केंद्रीय सदस्य प्रज्ञा प्रवाह हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आसन ग्रहण करें। सपना से अनुरोध है कि वो हमारे अतिथि महोदय को मंच तक लेकर जाए। डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी, उनसे भी सपना से अनुरोध है कि उनको भी मंच तक ले जाएं। आज हम अपने 3 कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। इन तीनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये हमारा 15वां सृजन महोत्सव कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के रूपरेखा एवं स्वागत भाषण के लिए सरफराज जी को आमंत्रित करता हूँ। सरफराज जी। भाषण बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है नाट्य समारोह के लिहाज से, तो भाषण नहीं समझिए इसको, अपनों से अपनी बात। 15वां ये प्रयास है हमारा। आज मेरी खुशकिस्मती है, हमारी नाट्य संस्था का ये बड़ा गौरव का क्षण है कि यहाँ पर जो दोनों ही अतिथि हैं, उसमें जो एक डॉक्टर दीपक शर्मा जी जो है, वो एक तरह से मेरी वैचारिक जो यात्रा है उसके अभिभावक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। और जहाँ तहाँ मुझे जब घर में जो हमारे पिता हैं उनके अलावा कहीं किसी पिता की महसूस होती है कमी, तो आप उसको पूरा कर देते हैं, भर देते हैं। हमेशा मुझे बच्चे की तरह अपना हाथ मेरे सर पर जिंदा रहता है। ऐसे हमारे आज के अतिथि दीपक शर्मा जी, आप प्रज्ञा प्रवाह की केंद्रीय टोली के सदस्य हैं और कभी आप लोगों को जल्दी अवसर मिलेगा जब आप इनका बौद्धिक सुनेंगे तो बहुत सारे जाले दिमाग से निकल जाएंगे कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि क्यों होना चाहिए, खासतौर से युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक। मैं बहुत सुन के एक तरह से जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, उसमें बहुत हद तक उन्हीं का हाथ है।
दूसरे हमारे अतिथि डॉक्टर विकास दवे जी, जिनके चेहरे पर एक चिर परिचित मुस्कान हमेशा रहती है। निदेशक हैं साहित्य अकादमी के, और साहित्य अकादमी और साहित्यकार और कलाकार थोड़े मूडी होते हैं, थोड़े एटीट्यूड होता है, और वो होना भी चाहिए, उसको स्वाभिमान कहते हैं। उसको इतनी आसानी से अपने कार्यकाल में टेकल किया उन्होंने, पूरे मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों को इतना विस्तारित करके पहुंचाया है कि जिनकी कभी अकादमी की सीढ़ियां चढ़ने का साहस नहीं जुटा पाते थे, डॉक्टर विकास दवे जी के निदेशक बनने के बाद वो उनके सामने बैठी रखी हुई बेंच पर बैठ के चाय पीते हैं, आनंद लेते हैं, अपने जज्बात बयान करते हैं, और मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जिले जहाँ कभी साहित्य अकादमी के प्रोग्राम नहीं हुए थे, वहाँ डॉक्टर विकास दवे जी के नेतृत्व और उनके विजन के माध्यम से बेहतरीन प्रोग्राम लगातार होते रहे हैं। मैं ऐसे दोनों अपने अतिथियों का हृदय की अनंत गहराई से अपने नाट्य संस्था यंग्स थिएटर फाउंडेशन की जानिब से अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। 2010 में स्वर्गीय सुदर्शन जी ऐसे ही आयोजन में भारत भवन में पधारे थे, और उस समय स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा मंत्री हुआ करते थे संस्कृति के, और स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर ये हमारे अतिथि थे। मैं जब भी उनसे मिला, उनका एक आग्रह रहा कि सरफराज, नाटक मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, और आप चूंकि युवा समूह के साथ काम कर रहे हो, तो आपको दिशा और दशा दोनों बेहतर बनाने के लिए अपने आप को स्वयं पहले तैयार करना है, ताकि आप एक पीढ़ी को तैयार कर सको। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज ग्रुप का 23वां वर्ष है, और इन 23 वर्षों में लगभग 550 से ज़्यादा युवक युवतियाँ हमारे यंग थिएटर परिवार का हिस्सा बनके हमारे जितने भी नाटक रहे उसमें अभिनय के माध्यम से, नेपथ्य के माध्यम से, और इन सब के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल, जिसमें कुल मिलाकर राष्ट्र प्रथम वाली भावना थी कि हमारे जो नाटक हों, जो नाटक दर्शक देखें, और जब यहाँ से घर की तरफ लौटे तो कुछ साथ में भी कैरी करके लेकर जाए, कुछ साथ में हो। ऐसा ना हो कि नाटक देखा, हंसे हंसाए और चीज़ें खत्म हो गई। ऐसे ही प्रयास करते हुए ये 15वां हमने फेस्टिवल यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और अगर आप सबकी आशीर्वाद और दुआएं हमारे सर पर रहीं तो इंशाल्लाह हम और इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि सम्मान का, संस्था का, उस नींव का, उस बीज का सम्मान बढ़े, तो क्यों ना हमारे ही रंग क्षेत्र के ऐसे हस्ताक्षरों को मंच पर बुलाया जाए, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एक संगठन के संस्था होने के नाते कि उनके कामों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए, और संस्था स्वयं गौरवान्वित हो, इस हेतु उनको सम्मानित किया जाए। जो आज रंग साधक सम्मान से सम्मानित होंगे श्री संजय मेहता जी, जब मैं लगभग 15 साल की उम्र का था, आप भारत भवन में कलाकार थे, रंगमंडल में सीनियर। इनके कामों को और इनकी एक विशिष्ट शैली है संवाद बोलने की, जो इनके स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो सब सक्सेस स्टूडेंट्स हैं, एक तो यहीं बैठे हैं आज, बहुत ही संस्कारित जिनको स्टूडेंट का खिताब दिया जा सकता है, ऐसे मोहम्मद फैज़ान, अभी आदि शंकराचार्य पर जो शिवोम करके नाटक कर रहे हैं संजय भाई, उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, और आप कल्पना नहीं कर सकते किस भाव के साथ निभाते हैं। वही आदि शंकराचार्य का ही आशीर्वाद है कि आज वो हमारे इस मंच पर बैठे हैं, और हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने समाज में या रंगकर्म के माध्यम से जो भी अलग जगाने का प्रयास किया है संजय भाई के मार्गदर्शन में, उसका सम्मान है। ये संजय भाई जिनके बारे में बता रहा था, मैं लगभग 4-5 सालों से हिम्मत जुटा रहा था कि मैं गुरु समान संजय भैया का सम्मान करने के लिए कैसे उनको आमंत्रित करूं। फिर कुल मिला के मैंने बिना किसी संवाद के व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में जो व्हाट्सएप होता है उसका सहारा लिया, और उनको प्रेम पूर्वक मैसेज किया, आदरपूर्वक, और इतनी सहजता के साथ उन्होंने उसको स्वीकार किया, और आज हमारे बीच में वो हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके लिए आप एक जोरदार ताली। दूसरे आज जिनको सम्मानित यहाँ किया जाएगा, हिम्मत गोस्वामी, ये मैं इनको लगभग 10 या 15 सालों से जानता हूँ। पहले इनका शरीर बिल्कुल वन फ्रेम हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते मेरे सामने नाट्य विद्यालय के पहले बैच के ये पास आउट है,
आलोक चटर्जी जी के बहुत अच्छे शागिर्द रहे हैं। देखते ही देखते हिम्मत ने जो शारीरिक ताकत पकड़ी और मानसिक ताकत पकड़ी और वैचारिक ताकत पकड़ी, उसमें आज वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वीर सावरकर जी को लेके एक बहुत ही सुंदर नाटक उन्होंने रचा है और मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर उसके शो हो रहे हैं। अपनी उनकी नाट्य संस्था है, वर्कशॉप कर रहे हैं। युवाओं के लिए शारीरिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी एक प्रेरणा है। ऐसे हमारे हिम्मत का भी आज सम्मान होगा। तीसरे मोहम्मद फैज़ान है, यहाँ पर छोटे भाई हैं, बेपनाह रंगमंच जागरण के बहुत अच्छे गायक हैं और माता रानी के जगदार बहुत शानदार गाते हैं। बहुत ही, मैंने सुना है स्वयं, बहुत ही प्यारे। मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे, अगर नाम की कल्पना को अलग कर दें तो आप समझ जाएंगे ये भारतीय है। बहुत ही खूबसूरत। ऐसे ही मोहम्मद फैज़ान का आज यहाँ पर रंग युवाएं उनके नाम सम्मान होगा। अब मैं मुझे मालूम नहीं है स्वागत भाषण ऐसे ही होता है क्या होता है, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं और हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, हम लोगों ने इससे पहले शहीद भवन में सारे कार्यक्रम किए हैं, उससे पहले भारत भवन में। चूँकि 2 लोग बड़े यहाँ बैठे हैं तो उनके स्मरण में ला दूँ कि शहीद भवन ने किराया बढ़ा दिया है और आप लोग कहीं ना कहीं बात करने के अधिकारी हैं। और सारे रंगकर्मियों ने, राजीव वर्मा जी, संजय मेहता जी के नेतृत्व में तय किया है कि हम लोग अब शहीद भवन जब तक बुक नहीं करेंगे जब तक कि वो मंत्री जी से भी मिल लिए हैं, लेकिन अभी कुछ कार्यक्रम 2 महीने 2.5 महीने से आगे नहीं बढ़ा। अनुदान का तो मामला ऐसा है कि हमें ही सालाना मात्र 20,000 रुपये मिलते हैं, तो 20,000 में आपको संस्था और परिवार दोनों चलाना होते हैं। तो ईश्वर करवा रहा है काम, दीपक जी साथ में हैं, उनका हाथ साथ में है। तो कुल मिला के हम पहली बार इस बाबा योगेंद्र जी के नाम से, जो संस्थापक थे संस्कार भारती के, उनके नाम पे जो संस्कार भारती भोपाल में एक सुंदर सा ये हॉल बनाया है, उसमें आए हैं। कुछ असुविधाएं होंगी नाटक के लिहाज से, स्टेज की, इसकी बहुत सारी, इधर कोई विंग्स के बाद कोई जगह नहीं है। तो हम लोगों ने जो नाटक आपके सामने 3 दिन प्रस्तुत होंगे, उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आके ही तय करी हैं, चेंज करी हैं। तो चूँकि आप सब कहीं ना कहीं नाट्य से जुड़े हुए लोग हैं, या साहित्य से, या कम से कम प्रोत्साहित करने वाले समाज हमारे सामने बैठा है, तो आप लोग उसको स्वीकार कर लीजिएगा। और नाटक का कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप तक पहुँच जाए, यही शायद हमारी सफलता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और डॉक्टर पुनीत चंद्र जो आपके सामने संचालन कर रहे हैं, ये हमारे ग्रुप के सबसे युवा कलाकार हैं। आप साइंटिस्ट हैं और आपकी बेटी भी डॉक्टर है माशाल्लाह, 7 सालों से हमारे ग्रुप में है। और आपके सामने जो संचालन कर रहे हैं उसमें जो हर्फ ऊपर नीचे हो जाए उसको माफ़ कर दीजिएगा। पहली बार खुद को पता लगा 15 मिनट पहले कि उनको संचालन करना, तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, उनको प्रोत्साहित कीजिएगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। धन्यवाद। अभी शहीद भवन में हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे वो हरवंश राय बच्चन जी की लाइन याद है कि किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी। हम यहाँ पर आपको देने के लिए आए हैं, आप उसको ग्रहण करेंगे, यही हमारे लिए बहुत है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, इनकी स्मृति में हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो पुष्पांजलि अर्पित करके सुदर्शन जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात मैं अपने अतिथियों और जो पुरस्कार प्राप्त करें सबसे अनुरोध करूंगा कि पूरा मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। सभी अतिथियों से एवं जो आज के पुरस्कार विजेता उन सबसे अनुरोध है कि जो सम्मानित हो रहे हैं कृपया मंच पर पुनः आने का करीबन से स्वागत करें। ये हमारी और एक स्मृति चिन्ह भी देने का कष्ट करें। श्रीफल, तुलसी के पौधे और स्मृति चिन्ह अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर 3 कलाकारों को सम्मानित
सम्मानित भी कर रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं सरफराज जी से अनुरोध करता हूं कि हिम्मत गोस्वामी जी को सम्मानित करें, जो कि मूलतः कटनी निवासी है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से अभिनय की डिप्लोमा करने के पश्चात इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से थिएटर पर मास्टर डिग्री प्राप्त की और विगत 15 वर्षों से रंगमंच पर सक्रिय हैं। इनके द्वारा अभिनीत प्रमुख नाटक जसमा उडेन, चंद्रशेखर आजाद, बिच्छू, कर्ण, कृष्ण अर्जुन आदि हैं। इन्होंने 2014 में विंग्स थिएटर ग्रुप की स्थापना की तथा कई नाटकों का निर्देशन भी किया, साथ ही साथ अभिनय भी किया है। इन्होंने कई सीरियल्स पर भी काम किया है, जिसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है, वारिस लौट क्या है मेरे बीच। विंग्स थिएटर के एक नाटक वीर सावरकर का निर्देशन करते हुए स्वयं सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैं सरफराज जी से अनुरोध करता हूँ कि यंग थिएटर की तरफ से इन्हें सम्मानित करने का कष्ट करें। इसके बाद मोहम्मद फैजान को सम्मानित करने के लिए मैं अतिथियों से अनुरोध करता हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मोहम्मद फैजान युवा नेता हैं, जो सहर्ष कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हैं। बाल भवन स्कूल में नाट्य शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं तथा आकाशवाणी में भी ग्रेड आर्टिस्ट हैं। नाट्य कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने संजय मेहता जी के मार्गदर्शन में अभिनय के इन्होंने कई अपने निर्देशकों के साथ भी काम किया है। 150 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुके हैं और इन्होंने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। टेलीफिल्म में भी इन्होंने काम किया, जिसकी इनकी एक मूवी कर्फ्यू मूवी को जापान शॉर्ट फिल्म में फेस्टिवल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संजय मेहता जी को सम्मानित करने में हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ अतिथि लोगों से कि वो संजय मेहता जी को सम्मानित करें। संजय मेहता जी नाट्य शिक्षा में कथक में डिप्लोमा किया है, 100 से अधिक नाटकों में अभिनय किया तथा 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। आदि शंकराचार्य अभिलाषी है। इसके साथ इन्होंने फिल्मों में काम किया है और अभी आजकल भारत बोर्ड में रंगमंडल के प्रमुख हैं तथा भारत सरकार की प्रोडक्शन ग्रांट कमेटी के सदस्य भी हैं। आप सबको सम्मानित करते हुए हम स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा संक्षिप्त भी रखते हुए मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ आशीर्वचन हमें जरूर दें। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं दीपक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमको आशीर्वचन दें, ताकि भविष्य में हम इस प्रकार के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। दीपक शर्मा जी। अपने आप को मंचों पर अभिव्यक्त करते हैं, तो दर्शक के रूप में हम लोग जो बैठते हैं, देखते हैं, तो कोई पुरानी कहानी है, किसी की लिखी कथा है, उसमें पूरा का पूरा जीवन डालते हैं मंच पर आकर। वस्तुतः तो इस रंगमंच पर हम सब कठपुतली हैं, उसको नचा कोई और रहा है, ये हमको किसी का डायलॉग नहीं है, ये हम अपने अपने जीवन में देखते हैं। मैं आजकल कुछ एक अध्ययन कर रहा हूँ, वो थोड़ा इससे भिन्न है, और उसका दर्द थोड़ा सा अभी सरफराज के कुछ कहने में आया। जो अध्ययन कर रहा हूँ वो अध्ययन थोड़ा गंभीर है। पूंजी का प्रभाव कला पर हो और कला उसके बाद भी बची रहे, ये बड़ा कठिन काम है। पूंजी का अभाव ना हो, इतना तो होना चाहिए, पर पूंजी
मतलब बाजार। आज जिस दौर में हम सब हैं, पूरी दुनिया वो बाजार के नियंत्रण में है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो बाजार के नियंत्रण में ना हो। वो एक हंसाने वाला कार्यक्रम भी आता है जिसको कपिल शर्मा शो कहते हैं आप। वो भी बार बार वो कहता है कि वो चेक जो है वो सोनी टेलीविजन साइन करता है। सो दैट इज अगेन ए मार्केट। वो मार्केट जो है वो सारी चीजें गवर्न कर रहा है, कला संस्कृति उससे बची नहीं। वो दुनिया के देशों को भी नियंत्रण कर रहा है। जो कुछ बांग्लादेश में घटा, जरा विचार करके देखिए उसकी रूट्स कितनी गहरी हो गई है। तो आपके अंदर के भाव, आपके अंदर का प्रकटीकरण, वो जहां लिखा जा रहा है, जिसको आपको प्ले करना है, वो भी बाजार से बचा नहीं है। इसके बावजूद भी भारत में कला जो है वो अपने मूल स्वरूप में संजय मेहता जी जैसे लोगों के द्वारा बची हुई है। आप सब और कम से कम हम भोपाल इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि भोपाल में इतने सारे रंगकर्मी हैं, इतने सारे रंगमंच हैं। शायद हिंदुस्तान के किसी और एक अकेले शहर में इतना मिलना मुश्किल है। वो शासन की मदद से चलना अलग बात है, पर यहाँ तो शासन की मदद नहीं भी हो तो भी लोग अपने माध्यम से करते हैं। मुझे 2013 में ऐसे ही एक नाटक का एक बड़ा स्वरूप था, उसके कुछ आयोजन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो लाल परेड ग्राउंड पर खेला गया था। जानता राजा उसका नाम था। वो कहीं पूना से आए हुए लोग थे, उनकी कुछ व्यवस्था हम कर रहे थे। और उसके पूरी रचना के जितने दिन वो चला, ठीक है, वो एक काल बदला था, कुछ सरकार बदली थी, उससे कुछ चीजें मुहैया कराई होंगी, परंतु वो एकमात्र ऐसा नाटक है जो सरकार के बगैर पूरे देश में चला। और वो मंच अपने आप में, आप जब लाल परेड को मंच बनता है, किसी इतने बड़े मैदान में बनता है और इतनी पूरी तामझाम लेके आते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा, उसके कई मंच देखे। वो समाज की ताकत है। उसको इनिशियल डेज से जब से वो बना, उसको वहां के समाज ने सिर आंखों पे उठाया, कंधे पे उठाया। तो समाज यदि जागृत है, वो समाज की वैसी रुचि है और हम समाज को उस पूरे काम में लगा सकते हैं, तो सुदर्शन जी का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहेगा। ये तो पूरा देश ही कथाओं पर चल रहा है। आप आज भी कहीं राम कथा कर दीजिए, कहीं रामलीला कर दीजिए, आ जाते हैं लोग बाग देखने वाले। गांव हो, शहर हो, नुक्कड़ हो, कहीं भी हो, तो हमारा पूरी की पूरी परंपरा वाचिक परंपरा से निकली हुई, और हम सब उसमें जीते हैं, अपने आप को उसका मानते हैं। तो संघर्ष के दौर जरूर आते हैं, परंतु ये जो कला है, ये कलाकार इसमें जान भर देता है, इसमें जीवन भर देता है। आपने कुछ नामों के बारे में जिक्र किया होगा, कैसा तो नाम से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। नाम माता पिता ने दिया, जिस घर में पैदा हुए उससे मिल गया, पर अंदर कहीं कलाकार है। वो जो कलाकार है उसकी अभिव्यक्ति है, नाम बाहर के लोगों ने दिया है। और वो जो जिस मिट्टी में जन्मा है, वो खलील जिब्रान भी हो सकता है, बर्नार्ड बट भी हो सकता है, और संजय मेहता जैसे लोग भी हो सकते हैं। तो कहिए क्या, हम जहाँ हैं, जिस भूमि पर हैं, जिससे हमको भोजन मिलता है, जहाँ की वायु मिलती है, जहाँ का आकाश मिलता है, प्रकाश मिलता है, हम उसके लिए अनुग्रहित रहें, अपने माता पिता के लिए अनुग्रहित रहें, अपने गुरुओं के प्रति अनुग्रहित रहें। ये जो भाव है, ये भारत भूमि ये भाव दे सकती है, और उसी का विस्तार जो है वो दुनिया में हो। इसी भावनाओं के साथ हम सब रंगमंच की कठपुतली ऐसा प्रदर्शन करें कि देखने वाले ये माने कि हाँ, भारत ही हमारा सबका गुरु है। धन्यवाद। आपके आशीर्वचन निश्चय रूप से हमारी दशा और दिशा तय करने में हमारी मदद करेंगी। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विकास दवे जी भी अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर विकास दवे। हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय दीपक शर्मा जी, आज जिनको कला साधक सम्मान से सम्मानित किया गया, रंगकर्म के पितृपुरुष कह सकते हैं, आदरणीय संजय मेहता जी,
अब दोनों अनुजवत बंधुआर हिम्मत दागी जी और फैजान भाई, इन दोनों को सम्मानित होते देखना सचमुच हम जैसे लोगों के लिए जो स्वतः बड़े भाई की भूमिका स्वीकार कर चुके हैं इन लोगों की, उनके लिए तो बड़े आनंद का विषय होता है कि देखते ही देखते इन लोगों को जिस तरह की प्रगति यात्रा करते हैं हम सब लोगों ने संपन्न करते देखा है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मंच को प्रणाम कर रहा हूँ और नीचे भी सारा दादा इस तरफ बैठे हुए हैं, तो आगे से लेकर के पीछे तक रंग कर्म को समर्पित अंतिम पंक्ति में बुलानी जी हमेशा बैठते ही हैं, उनका अभ्यास है अंतिम पंक्ति में बैठने का। मैं पूरे सदन को भी प्रणाम कर रहा हूँ। वास्तव में भोपाल में आने से पहले तक, इंदौर में जब तक मैं रहा करता था, तब तक रंग कर्म से मेरा केवल दर्शक दीर्घा तक संबंध था। मैंने कभी भी इस रंगमंच रंग कर्म के नेपथ्य को नहीं देखा। इसके नेपथ्य में होने वाली मेहनत, उसका परिश्रम और कलाकारों के द्वारा पूरी जिजीविषा के साथ इस नाट्य कर्म को अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को होम कर देना, ये सब बातें मैंने दरअसल केवल और केवल भोपाल में आकर के देखी। उसका एक बड़ा कारण बना। बड़ा कारण तो क्या है, वो है तो कारण छोटा सा कि मैं यहाँ पर बगैर चौके की गृहस्थी वाला बनकर के आया था। बड़े लंबे समय के बाद, 2 वर्ष के बाद तो मेरे घर में चाय बनना शुरू हुई, अन्यथा वो भी व्यवस्था नहीं थी। चाय भी बाहर पीता था और भोजन करने के लिए गांधी भवन में जाता था दोनों समय। तो स्वाभाविक है, वो तो रंगकर्मियों का तीर्थ है। कोई चाय कॉफी पर बैठ करके और संवाद याद करने की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, अभ्यास हो रहा है। और संजय जी भी जानते हैं, गुप्ता जी भी जानते थे, सुश्रुत भी जानते थे, सब लोगों को पता है कि जब नाटक का अभ्यास होता था तो मैं भोजन करने के पहले या बाद में अगर थोड़ा बहुत समय रहा तो वैसे ही जाकर के इन सब लोगों के साथ गप्पे छाटने लगता था। तो इस अभ्यास के कारण से मैंने इस पूरे रंगमंच के तपो साधना वाले पक्ष को समझने का प्रयास किया और सचमुच मुझे बहुत आनंद होता है। और कई बार लगता भी है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर साहित्य, कला, इन सब को लेकर के बार बार तप और साधना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर रंगमंच को, रंग कर्म को तथाकथित शासन में बैठे हुए ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये कितना हल्का फुल्का ढंग से ले लेते हैं। ये जो कष्ट अभी सरफराज भाई अभिव्यक्त कर रहे थे कि शहीद भवन का किराया बढ़ गया और रविंद्र भवन तो पहले ही हमारी पहुंच से बाहर हो गया था, मैं उस व्यवस्था, उस तंत्र का हिस्सा होने के बाद भी आप सबका प्रतिनिधि बन करके मैं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से वो सब अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता कि मैं आप सबका वकील बन करके कहाँ कहाँ किस किस कोर्ट में लड़ता फिरता हूँ। तो वो लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि आपको क्या लेना देना। मैं कहता हूँ भाई, रंगमंच से अगर साहित्य का लेना देना नहीं है तो ये तो एक प्रकार से शरीर से आत्मा को अलग करने वाली बात है। ये सारे संसाधन जो है, इन संसाधनों को कला के लिए, साहित्य के लिए जितना समर्पित होना चाहिए उतने होते नहीं है। लेकिन दीपक जी भाई साहब ने जैसा सूत्र वाक्य कहा है, मैं भी आप सबसे ये सूत्र वाक्य कहना चाहता हूँ कि समाज में, देश में जितने असरकारी काम हमको दिखाई देते हैं वो सब असरकारी होते हैं। सरकार के भरोसे रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे काम इतने दृढ़ होंगे, हमारे काम इतने सशक्त होंगे कि आने वाले समय में सरकारें आकर के आपके सामने साष्टांग दंडवत करेगी कि कृपा करके हमारे सभागृह में आइए, क्योंकि इन सरकारों को भी अंततः समाज के बीच जाना है और समाज को ओपिनियन मेकर बनाने का काम कला और साहित्य ही करते हैं। ये सब आपके मोहताज है, आप उनके मोहताज न पहले कभी थे न भविष्य में कभी रहने वाले हैं। और इसलिए आज ये जो 15वां सृजन महोत्सव हम सब लोग आयोजित कर रहे हैं, सरफराज भाई ने जैसे ही संदेश दिया तो जब कहा कि सुदर्शन जी का स्मृति पर्व हम सब लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, तो मुझे आना ही था। सरफराज भाई के प्रति प्रारंभ से मेरे मन में अत्यधिक आत्मीयता और लगाव की अनुभूति रहती है। वो जिस निष्ठा के साथ काम करते हैं, रंगमंच को लेकर के, वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के, यह सब एक प्रकार से उन्हें परम पूज्य सुदर्शन जी से प्राप्त हुआ है। सुदर्शन जी से व्यक्तिगत रूप से केवल सरफराज भाई क्या, जितने लोग जुड़े हैं, मैं हूँ, दीपक जी हैं, या जितने लोग जुड़े हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि सुदर्शन जी ने, वे भले ही प्रचारक जीवन में रहे, सन्यासी जीवन रहा, अपने घर परिवार को छोड़ करके राष्ट्र को समर्पित जीवन रहा, लेकिन जिनके प्रति उन्होंने स्नेह की अभिव्यक्ति की, वो सचमुच अपने जीवन की दिशा को बदल लिया करते थे। और इस काम को करने वाले, मूर्तियों को गढ़ने वाले सुदर्शन जी थे। और यदि उनके तप की साधना का प्रतिफल अगर आपको देखना है तो वो जीवंत प्रतिफल सरफराज भाई है। कई बार लोग जब कहते हैं, मुझे कई बार हंसी भी आती है, हम लोग संघ की योजना को जो लोग समझते हैं तो प्रचारक विवाह नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि सरफराज भाई मानस पुत्र है सुदर्शन जी के। कितना अच्छा लगता है सुन करके, उस विचार को जीने वाले।
और मैं केवल अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहूँगा कि सुदर्शन जी बार बार कहा करते थे कि चाहे वह साहित्य हो, चाहे वह कला हो, ये सब के सब जब तक इस राष्ट्र की मिट्टी से, इस राष्ट्र की जड़ों से अगर नहीं जुड़ते, ये संस्कृति की जड़ों से जब कट जाते हैं, तो आप समझिए कि ये चाहे साहित्य हो, कला हो, ये सब मृत हो जाते हैं। छिपकली की कटी हुई पूंछ की तरह थोड़ी देर छटपटाते हुए जरूर दिखाई देते हैं। ये जो तथाकथित वामपंथ और विदेशी विचार के प्रभाव से चलने वाले जितने, चाहे वो रंग कर्म हो, नाटक हो, चाहे वो साहित्य हो, ये सब जब गतिमान दिखाई देते हैं तो हमको लगता है अरे इनका कितना प्रभाव है, इनको कितना सम्मान पुरस्कार मिल रहा है। बाद में जाकर के ये सब लोग जब अवार्ड वापसी करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कितने थोथे और कितने उथले लोग थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कटी हुई छिपकली की तड़पन जो है, ये जीवंतता का नहीं, ये मृत्यु का प्रतीक है। और इसलिए उस मृत्यु के प्रतीक से दूर होकर के इस राष्ट्र की जड़ों से जुड़े, इसकी सांस्कृतिक चेतना से जुड़े, तो मुझे लगता है यही साहित्य और कला दोनों का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति की दिशा में एक सार्थक साधन होगा। एक उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूँ, युवा पीढ़ी बैठी इसलिए कहता हूँ, नाटक को कभी भी बहुत छोटा करके आकलन करने की जरूरत नहीं है। ये वही नाटक है जो एक बार मंचित होता है मंच पर, तो गांव की चौपाल पर नंगी जमीन पर बैठा हुआ एक मोनिया मोहनदास करमचंद गांधी बनता है, फिर वो बापू बनता है और विश्व के लिए महात्मा हो जाता है। ये जो सत्य के प्रयोग सीखे हैं, इसकी जड़ में कोई हरिश्चंद्र नाटक है जो वहां पोरबंदर के दूरस्थ ग्राम में खेला गया था। और इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को जब हम याद करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस की पहली समाधि वाघंबर ओढ़ करके, शिव का रूप धारण करके ऐसे ही किसी मंच पर लगी थी, जो आगे चल करके रामकृष्ण परमहंस बनते हैं, विवेकानंद के गुरु बनते हैं। आइए हम सब भी इस रंगमंच को वही शुचिता मर्यादा लौटाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज अब हम इस स्वागत कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे जो यंग सीडर ग्रुप है, यंग सीडर फाउंडेशन से इस बार 2 लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी चयनित हुए हैं, प्रकाश मिश्रा और समृद्धि आस्ती। इसके पहले भी कई लोग एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं मुझे 2 लाइन याद आती है कि कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है वीर वही वही सूरमा इस धरा में पूजा जाता है। तो ऐसे ही मूर्धन्य कलाकार संजय मेहता जी हैं जिन्होंने अपने पद चिन्ह खुद बनाए हैं और उस पर लोगों को चलना सिखाया है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग सम्मानित हुए हैं उनकी तरफ से और हम सब कलाकारों की तरफ से आपको संबोधित करें। मैं बहुत आदरपूर्वक संजय मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि आए और अपने आशीर्वचन करें। आदरणीय दीपक जी, आदरणीय विकास दवे जी, जो मेरे 2 शिष्य मंच पर विराजमान हैं, हिम्मत और फैजान, उनका सम्मान हुआ है। सामने मेरे रंगकर्मी मित्र और सुधीर। सबसे हर्ष का विषय तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें संचालक आदरणीय सुदर्शन जी, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए और इन लोगों की जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके लिए लगातार काम किया है। ऐसे परम आदरणीय जी की स्मृति में जो समारोह है, जो नाट्य समारोह है, जो सम्मान समारोह है, उसमें मुझे सम्मानित किया गया और साथ ही मेरे 2 शिष्यों को भी सम्मानित किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि अब जिस उम्र के पड़ाव में पहुँच गया हूँ तो मुझे कई बार सरकारी जो सम्मान होते हैं उनकी बात को छोड़ दीजिए। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि पहले 3 हुआ करते थे कला में, एक वामपंथ, दक्षिणपंथ और एक कलावादी। आजकल एक जुगाड़पंथ हो गया है। तो हम उस दौर में जी रहे हैं जब जुगाड़पंथ की परंपरा चल रही है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो मैं उन सबसे परे भी हो गया हूँ। मुझे लगता है कि काम करते करते व्यक्ति, जैसे भी प्रेमानंद जी का एक सुन रहा था कि उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में डिलीट की उपाधि देनी चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि अब इस उपाधि की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हम तो जिसके चरणों में बैठे हैं उसकी उपाधि बहुत है। वैसे ही तुलसी का एक दोहा मुझे याद आया था कि अकबर ने जब उनसे कहा कि आप हमारे दरबार में विराजिए तो उपाधि ग्रहण करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ चाकर रघुवीर के बटो लिखो दरबार, तुलसी अब का हो ये नर के मन सरकार। तो मैं इनसे अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग मेरी स्थिति ये है क्योंकि मैं अध्यात्म के रास्ते पर हूँ, मुझे लगता है कि लेकिन अब इसमें सरफराज ने मुझे दुविधा में डाल दिया। जब उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा तो मैंने कहा कि सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं मना करता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लगे कि ये भी एक तरह का अहंकार है। और जिनकी स्मृति में वो कर रहे थे सुदर्शन जी से मेरा एक बहुत ही अच्छा संबंध या अटूट रिश्ता कहें कि जब वहाँ भोपाल में रह रहे थे तो जयप्रकाश सिन्हा जी दिल्ली से आए हुए थे, हम लोग मिलने गए तो उनके साथ भोजन किया। तो जो सरल व्यक्तित्व था उन व्यक्ति के नाम पर चुकी है, मुझे लगा कि ऐसी जगह पर सम्मान देना में कोई हर्ज नहीं है और ये एक मोहब्बत है, प्यार है, जुलूस है। और दोनों को मैं बधाई देता हूँ, फैजान को और हिम्मत को, क्योंकि ये लोग हैं जो रास्ते पे चल रहे हैं अभी, जिन्हें सच में एक हौसला देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस हौसले से इनकी दृष्टि भी खुलती है और एक ऊर्जा भी मिलती है। दीपक जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि पूंजी किस तरह से आक्रमण कर रही है बराबर, पर मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में ये बात इतनी सच नहीं हो सकती, ना होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी ज़मीन को देखें तो हमारा जो नाटक है वो 4 वेदों से बना है। हम जब नाट्यशास्त्र की बात करते हैं भरत मुनि में तो 4 वेदों से लेकर पंचम वेद का निर्माण हुआ और पंचम वेद का निर्माण होकर भरत मुनि ने उसके अनुसार तमाम चीज़ें की हैं। तो जहाँ पर हम मोक्ष की बात करते हैं, सिर्फ मज़े की बात नहीं करते, हम आनंद की बात करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम नाटक को देखेंगे तो पूंजी कभी भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए आपको स्वयं को काम करना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जिसकी बात विकास दवे जी ने भी कही कि हम कहीं ना कहीं आक्रांतिक हो जाते हैं, आक्रांतिक रहते हैं, तो उस पर जाएंगे तो हमें ये सब दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अभी तक मैं लगभग अब सर्टिफिकेट के हिसाब से तो अभी 60 का हो गया, वैसे मैं 62 का हो गया, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत अभी तक रंगकर्म करने में नहीं आई है। और मुझे लगता है कि जीवन जो जिया है मैंने, वो अगर शायद रंगकर्म नहीं होता मेरे पास तो उतना अच्छा जीवन में जी नहीं पाता और रास्ते मेरे खुलते हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारी ज़मीन क्या, हमारे कबीर है। और उन्हीं का एक दोहा मुझे याद आ जाता है कि ये हमारा जो रास्ता है, नाटक का जो रास्ता है, उनकी बहुत बढ़िया लाइन कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ और जो घर बारे आप ना सो चले रहो। अगर ये शिद्दत है, ये दम है आप में, तो चलिए, और नहीं तो और फिर वो सवाल है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत हद तक भौतिक जगत का काम नहीं है, ये मनुष्य के जागरण का काम है। मनुष्य को जगाने के लिए, मनुष्य को उस विचार की तरफ ले जाने के लिए, उसके बौद्धिक के लिए। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि उसको जिस जीवन की आपाधापी में वो जूझ रहा है, हम उसको भुला दें। तो ऐसे माध्यम में पूंजी मुझे नहीं लगता कि बहुत आक्रमण कर पाएगी। थोड़ी बहुत मुश्किलात जरूर आती हैं, तो ये तो ज़िंदगी जीने में मुश्किल होती है। क्योंकि फजल काबिज का एक शेर याद आ रहा है कि ज़िंदगी जीने के लिए कहते हैं कि नकर शुमार के हर शय गिनी नहीं जाती, नकर शुमार के हर शय गिनी नहीं जाती, ये जिंदगी है हिसाबों से जी नहीं जाती। तो यहाँ गणित नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, यू हैव टू लिव थ्रू ड्रामा। आप जो भी कर रहे हैं और एक बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। मुझे बोलने का अवसर दिया और दीपक जी के मंच पर आसीन और विकास खट्टर जी के सामने ये लोग तो बोलने वाले लोग हैं, मैं करने वाला हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी, और आप इसी तरह से लगातार करते रहे। और सुदर्शन जी को लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप समारोह करते हैं, तो आपको और आपकी पूरी टीम को जो इस समारोह में शामिल, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
अब हम लोग इस कार्यक्रम के सम्मान समारोह की बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। मैं इस मंच को सरफराज जी को सौंपता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग को एक नाटक प्रस्तुत करना है। सरफराज सभी अतिथियों से इसका सम्मान निवेदन है कि दर्शक वेदिका में स्थान ग्रहण करें। एक बहुत बढ़िया बात याद आई कि जो परिवर्तन होता है ना, सिर्फ कला ला पाती है। समाज का परिवर्तन कला ला पाती है। आज से सिर्फ 10 साल पहले सावरकर के नाम पर बहुत गाली देते थे कि सावरकर जी है ना, आज तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ। आज भारत सरकार ने भी सावरकर जहाँ बंद थे उस शहर का नाम बदल दिया। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की वो थी, उसको श्री विजयापुरम नाम दिया। जरा जोरदार इस प्रकार के हम जब जीते हैं उसको बच्चों पर, तो ये निर्णय करने वालों तक बातें पहुंचती हैं। ये ताकत है कला। धन्यवाद। तेरा तुझी को अर्पण लगभग 1 माह की एक छोटी सी कार्यशाला, क्योंकि राहुल कुशवाहा साहब मुंबई जा चुके हैं, प्रकाश मिश्रा साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा चुके हैं, शुभम कमाई करने में मसरूफ है, दीपांशु कुछ और कर रहे हैं। ये वो हाथ हैं जो हमेशा से मुझे मजबूत करते थे मेरे किसी भी काम में। लेकिन धारा प्रवाह बहते रहना ही जीवन है। अभी नाट्य संस्था में सब नए कलाकार हैं, सिवाय पुनीत जी के और शाम्भवी के, राहुल मिया। लेकिन शाम्भवी के अलावा किसी ने भी किसी नाटक में अभी तक मुख्य भूमिका नहीं निभाई। पुनीत जी ने एक लाइन के कैरेक्टर किए हैं, क्योंकि वो एक जॉब में थे और कम समय दे पाते थे। आज आपके सामने जो नाटक है, मानव कौन का पार्क है, बहुत पहले पढ़ा था, आज आपके सामने खेलने की कोशिश है। 1 घंटा आप हमें दीजिए, हम कोशिश करेंगे 1 महीने के जज्बात आपके सामने रख सकें। गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है। एक यंत्र आपके पॉकेट में रखा है, बड़ा दुष्ट है। कभी कभी तो अच्छा लगता है व्हाट्सएप कुछ देखने में, कुछ करने में, लेकिन सांस्कृतिक और साहित्यिक गोष्ठियाँ हों, कार्यक्रम हों, इसमें ये दोज़ख का कोई ऐसा लगता है इंस्ट्रूमेंट बहुत डिस्टर्ब करता है। और आप सब महत्वपूर्ण हैं, और आप सबके पास आने वाले मैसेज और कॉल भी महत्वपूर्ण है। पर हम कलाकारों का विनम्र आग्रह है, 3 बार कृपया कर साइलेंट कर दीजिए, कृपया कर साइलेंट कर दीजिए, कृपया कर साइलेंट कर दीजिए। कर दिया था, धन्यवाद। नाटक शुरू से लेकर आखिर तक बिना किसी फेड आउट या फेडिंग के होगा। 1 घंटे का नाटक है। तीनों ही कलाकार पहली बार आपके सामने मुख्य भूमिकाओं में काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से और मेरी तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि नाटक के साथ न्याय करें। हकीकत ये है कि जो कुछ अच्छा घट गया वो इनकी मेहनत थी, जो त्रुटियाँ रह गई वो मेरे निर्देशन की खामियाँ थी। तो मुझे अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और आगे क्या बेहतर कर सकूँ। नाटक शुरू होने से पहले ब्रोशर में एक शब्द ऐसा था जो उस पूरी नाटक की कथा को, निर्देश के भाव को अचानक बदल रहा था, जो मेरे जहन में नहीं आया लिखने के वक्त। लेकिन गुरुजनों को यही काम, संजय दादा ने मुझे बुला के उस एक शब्द के बारे में, क्योंकि वो अध्यात्म के बहुत ज़्यादा आग्रही हैं, उन्होंने वो अर्थ समझाया और एकदम से कुछ और नया खुल गया जहन में। आपका धन्यवाद। यहाँ बुलानी जी, दिलेश अनय जी, कमल जैन जी, संस्कार भारती के कार्यकारी अध्यक्ष जी, शोभा चटर्जी जी, प्रेम अस्थाना जी, मेरी नाट्य संस्था के बहुत सारे ऐसे कलाकार जिन्होंने अभी मना किया है कि उनका जो नया काम सिनेमा या OTT पे आने वाला है उसको बताया ना जाए, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। पर मेरे ऊपर ईश्वर की, मेरी मरहूम अम्मी की और सुदर्शन जी की ऐसी कृपा और आशीर्वाद है कि मेरी नाट्य संस्था के तमाम कलाकार आज अपने अपने करियर के क्षितिज पर हैं, और आगे जो कलाकार हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। यही मेरा दायित्व है, मेरा ध्येय है। मैं ऐसा ही करने के लिए यहाँ हूँ और मुझे इसमें आनंद आता है। 1.5 साल पिछला हम कुछ कर नहीं पाए थे, 1.5 साल के बाद हम लगभग यहाँ आए हैं। हिम्मत ने हमें बहुत हिम्मत दी, और यहाँ हम इस सभागार में यहाँ पर उपस्थित हैं आपके समक्ष। इस सभागार की मैंने पहले भी बताया था, अपनी कुछ सीमित चीज़ें हैं, तो फिर भी आप अपने हृदय को बहुत बड़ा रखिएगा, और हम कलाकारों को अपना आशीर्वाद, प्रोत्साहन और प्रेम हमारे ऊपर बरसा दीजिएगा। मानव कौल ने इस नाटक के माध्यम से एक गूढ़ बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। किसी को जगह से उठा दिए जाने का, ज़बरदस्ती निकाल दिए जाने का
जो दर्द कश्मीरी पंडित भुगतते हैं उसको महसूस कीजिएगा। किसी पिता के उस भाव को महसूस कीजिएगा जिसका बच्चा दिव्यांग है और लोग उसको कहते हैं अरे पागल है, विकलांग है। किसी एक ऐसे इंसान को महसूस कीजिएगा जिसको हर कोई कहता है ये तो यार बहुत बेकार गब्बर टाइप का आदमी है। चाय की दुकान हो, परिवार हो, दोस्त हो, हर जगह उसको ताने कसे जाते हैं। एक पार्क ही ऐसा है और एक बेंच ही ऐसी है और एक बिल्डिंग ही ऐसी है और उस पर आने वाली कोई महिला ही ऐसी है जो उसको जज नहीं करती। हमारे यहाँ तो आजकल बेटे को भी जज किया जाता है, बेटे को भी जज किया जाता है। आपने अगर फ़ोन किसी का 2 बार नहीं उठाया तो आपके लिए जजमेंट बन जाता है। शायद 21वीं सदी का ये दुष्ट परिणाम। हम लौट रहे हैं अपनी जड़ों की तरफ, हम लौट रहे हैं अपने इन संस्कारों की तरफ। यही हम सबका आग्रह है। एक लड़का है इसमें कम उम्र का जिसको ज़बरदस्ती उसके माँ बाप बचपन से जीनियस बनाने में लगे और वो आम बनना चाहता है। पार्क में अनजान 3 लोग कैसे एक दूसरे की जान बन जाते हैं, देखिए पार्क में। ठीक आप आराम से आइए, मैं आई हूँ। अरे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? ऊपर बेंच पे बैठ जाओ। अच्छा ठीक है घबराओ मत। कुछ खाओगे? नहीं। वैसे ये स्कूल ड्रेस में बंक कर रहे हो? बंक कर रहे हो? अरे घबराओ नहीं, मैं भी बंक करता था। आप भी? हाँ, सब बंक करते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? मगर तुम इसलिए यहाँ क्यों छुपे थे? अपने पिताजी से सीधा कहना चाहिए था मैं स्कूल नहीं जा पाया। अब्बा क्या होगा? नहीं कहेंगे, ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं हुसैन। मेरा नाम उदय है। उदय अच्छा ठीक है। अभी तो तुम्हारी परीक्षा चल रही होगी ना? मैंने नहीं दिया एग्जाम, यहाँ के छुप गया था। एग्जाम ही नहीं दिए? यहाँ छुप गए? ये तो और बढ़िया बात है। सॉरी। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूँ। अब्बा सर डरने की बात नहीं है, मैं बात करूँ। अब्बा सर वो हुसैन क्या है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो यहाँ छिपा बैठा था। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है, रिजल्ट के डर से छिपा बैठा है। हाँ मगर भाई साहब ने एग्जाम ही नहीं दिए, अपने बाप से डरा बैठा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा तो भाग लिया। वहां बैठ सकते हैं। मैं अभी पास के हॉस्पिटल में पेशेंट देखने गई थी। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी? काफी समय से तो ठीक ही थी, पर अभी पिछले संडे
साधारण ही था, पर जैसे ही मुझे बाहर आया मुझे वहां सब अजीब लगा। मतलब इतने सारे लोग, कुछ लोग कैंडल जला रहे हैं, वहां कोई कैलिस में वाइन भर रहा है, उधर कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और क्रूसीफिक्स पे जो वो मूर्ति खड़ी है चुपचाप है, मानो मुझसे कह रही हो कि उसके हाथों में तो कुछ है ही नहीं। मैं तुरंत ही वहां से भाग लिया। जब चर्च से बाहर आया तब मुझे लगा शायद ये इतने लोगों की आस्था ही है जो रोज यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आ सके कि वो मुझसे कह सके कि उसके हाथों में तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या, तुम्हें ढूंढा तो पता लगा तुम्हारा दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे तुम मेरी डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की कोई जरूरत नहीं। तुम आंख खोलने से डरते हो बस। नहीं, जानता हूँ कि मैं काम आदमी हूँ। जानते हो कि तुम्हें काम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आंख खोलने से डरते हो। मतलब अब ये बीमारी तो मैं इसीलिए पाले बैठी हूँ ताकि तुम मेरे बाकी पेशेंटों के बीच खास बने। ये झूठ है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि जो भी मैं महसूस करता हूँ वो सब तो मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। मैं ऐसी बीमारी की बात करती हूँ। तुम जब जब मुझसे मिलोगे तो मैं कभी दौरे नहीं पड़ी, पर जो ही मिलना बंद कर देते हो तो दौरे शुरू हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है और ना ही इसका इलाज अब मैं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें अपने क्लिनिक में भी नहीं बुलाया। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। मैं इतनी दूर से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। क्योंकि कोई फायदा नहीं है उधर। रही बात तुम्हारी बीमारी की, तो मैं अगर तुम्हारी बीमारी की इतनी ही चिंता है कि तुम किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तुम जानती हो मैंने कोशिश की है मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। कोई फायदा होगा भी नहीं। देखो मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना। पर मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आया था। मिल ली है ना। देखो जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ, तो तुम्हें क्या ही एतराज है? देखो मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और आप मेरा वेट मत करिएगा, मैं नहीं आऊँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखिए सिर्फ मत करिए, मैं नहीं आऊँ। मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूंगा। करते रहिए। डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ हर घड़ी हर पहर हर दिशा में मैं मुस्कुराते तुम्हें चाहता हूँ। अरे तेरी
देखो मैंने गले गले तक खाना खाया है, सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा। कर दो। अरे नहीं कर सकता। क्यों? अरे पार्क में अलाउड नहीं है उल्टी करना। आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं रही हो। अच्छा, तो फिर जब तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ कितनी आजादी की बात करते हैं। बड़े हैं तो डरा रहे हैं मुझे। नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रहा हूँ तुमको। अरे सुनो, ये देखो, पसीना आने लगा ना मुझे तो। अरे थोड़ी देर में मेरे कान गर्म होने लगेंगे, फिर समझ लेना समय हो गया। मैंने खुद को भी रोकने की कोशिश की तो भी मेरी आंखों से पानी आने लगता है। फिर मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का, कल का, परसों का, बकरा बकरी। अच्छा मुर्गा, ठीक है, मुर्गी। ठीक है, ठीक है। बैठिए इधर। हाँ छाया आ जाएगी तो मैं वहां चला जाऊंगा। हाँ, हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सॉरी। सविता भाभी, सॉरी, अगेन सॉरी। वो क्या है ना, मैंने इतना खाना खाया है, मैं बैठ सकने की भी स्थिति में नहीं हूँ। मेरा सोना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे यार तुम बात समझ नहीं रहे हो। मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है ना, मान जाइए। मैं नहीं मानता। मान जाइए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? सीधे बैठिए, सीधे। समझ नहीं आ रही एक बार में? अच्छा, अब देखना, अब मेरे कान गर्म होने लगे ना, थोड़ी देर में आंखों से पानी गिरेगा, फिर कहीं भी बैठने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, देख लेंगे। देख लेंगे नहीं, मैं सोऊंगा यहाँ पर। चलिए हटिए यहाँ से। अरे मान Disgusting. क्या, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी भाई साहब, माचिस होगी आपके पास? अरे भाई साहब, हैं? बैठो। यार क्या कर रहे हो? सिगरेट पीना अलाउड नहीं है यहाँ पर। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? लिखना भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ रोजा पर सोते हैं? आपने अपना आधा जीवन सोने में ही गुजार दिया। जरूर सरकारी मुलाजिम होंगे, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। अरे मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। वो तो आपकी उम्र देख के मैं। अरे मेरे सपने में आकर डरा रहे हो मुझे? फायदा नहीं, सो चुका। क्या पता है तुझे? I don't mind. Continue. मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले क्या ना भाई साहब, जैसे वहां से देखते हुए निकल जाया करता था। अब सोचिए, रास्ते में पार्क है पर कभी आता नहीं था। हमेशा घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। मगर भाई साहब, जब से इस पार्क में आया हूँ ना, यूं समझिए आदत सी लग गई है। हाँ, अच्छा है पार्क। छोटा सा है ना? अच्छा आपको कैसा
खुश रहिए ना। एक काम थोड़ा जाइए घूम लीजिए। अरे मैं समझ गया हूँ क्या है ना, काफी समय से एक ही जगह बैठे ना, इसलिए शायद पार्क आपको अच्छा नहीं लग रहा। जाइए टहल लीजिए, इधर इधर हरियाली बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, एक काम करिए, छोड़िए, आप तो पीछे की तरफ जाइए, हिरण खरगोश सब इस पार्क में, सब पता है मुझे। पता है? तभी आप नाराज है। मुझे बिना से बताओ, पार्क का यही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। पीछे क्या रखा हुआ, हिरण और खरगोश, बस। सब काहे के हिरण हैं? एकदम गाय जैसे लगते हैं। ऐसे कोई हिरण होते हैं? जब देखो जब जुगाली करते रहते हैं। ये ऐसे ना उछलते हैं ना कूदते हैं, बस जुगाली करते रहते हैं। मैं तो नहीं भाई साहब, गाय भी नहीं, गाय के बछड़ों को ना दिखाओ, देखेंगे अपने मम्मी को भूते हुए। हाँ हाँ वैसे। और भाई साहब खरगोश का तो जनाब पूछिए ही मत। हाँ हाँ, वो तो आपको चूहे जैसे लगते नहीं, हैं। खरगोश को देखा जा सकता, क्योंकि खरगोश एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। अगर आप बताइए ना कि कितनी देर तक खरगोश को देखेगा। अब खरगोश को यो हाँ, मंकी बंदर तो होता नहीं कि उछले कूदे आपका मनोरंजन कर। ऐसा मुझे क्या लगता है, हर पार्क में बंदरों का होना भी जरूरी है। चले कूदे। सहमत आप मेरी बात से? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। बंदरों का होना भी जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। क्या है कि हम खुला छोड़ देते हैं ना, तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। बंदरों को कौन पार्क में खुला छोड़ता है? आप देना। भाई साहब, आप मुझे बंदर कह रहे हैं? यार आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे अपनी हिम्मत देखिए, मुझे लगा कि आप कुछ परेशान से, आपसे बातचीत कर लूं। आप है तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मिस्टर जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं सामने के स्कूल में संगीत और साइंस का टीचर हूँ। अभी चाहूं आप यहाँ से निकलवा सकता हूँ, अभी। नो? चैलेंज। भाई साहब, भाई साहब, कितना कौन चिल्लाता है भाई? बताइए कौन चिल्लाता है? बताइए। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कोई सो रहा है? चुपचाप बैठो यहाँ पर। ऐसा आप तो मैं सो रहा हूँ। ऐसा माफ कीजिएगा, पर ये मुझे बंदर कह रहे हैं यार। बंदर पीछे गुरुआ लगा दे। है? भाई साहब क्या आप बंदर है? अरे नहीं ना, मेरी अरे फिर काहे को बुरा मान रहे हो भाई? लेकिन कोई भी कुछ भी अच्छा चलो, मान लो मैं कहता हूँ तुमको बंदर ये तो नहीं है ना। बात खत्म करो यार, सोने दो मुझे। कमाल है यार। तो अच्छा हुआ भाई साहब आप बीच में आ गए, वरना बताता किसी को और दिन बता देंगे। कोई जल्दी थोड़ी ना भाई साहब, यही तो है सब। भाई साहब आप तो जानते होंगे, पहले इस पार्क में दोपहर में जवान लोगों का आना मना था। सही था ना? अरे आप ही से पूछ रहा हूँ भाई साहब। अरे तो मैं तो सो चुका हूँ ना। और भाई साहब मैं तो खुद यहाँ पर सोने आता हूँ कि पीपल की छांव तले थोड़ी देर बैठ सकूं, बातचीत कर सकूं। क्या बताएं? Sorry. आपने मुझसे कुछ कहा? कुछ कहा आपने? मेरे को लगा मैंने कहा सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी कह रहे भाई साहब आप? सॉरी। चलिए जाने दीजिए। वैसे आपको पता है ये पार्क की सबसे अच्छी जगह? टीम तो बेंच है इस पार्क में, भी एक साथ एक ही जगह, इसमें क्या खास है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा अच्छा नजर आता है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है, वहाँ से आपको भी दिख रहा है। और देखने को है भी नहीं ये बिल्डिंग, इसे आप यूँ कहते हो? भाई साहब आपकी उम्र जा चुकी क्यों देखो? अच्छा, यही तो मैं आपसे कह रहा था। इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग और आपकी
स्टैंड के ठीक सामने बिल्डिंग नहीं दिखती? जी हाँ, मुझे यहाँ से बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो शायद आपको वहाँ से नहीं दिख रही। इससे फर्क क्या पड़ता है? पर भाई साहब, ये नारंगी आसमान, आपको सादा आसमान देखने को मिलता, मुझे कम। जी मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं। तो भाई साहब उठिए ना, आप यहाँ जाइए ना, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी। आ जाइए। अरे मैं क्यों? जो भी आ रहा है मुझे मेरी जगह से उठा रहा है। आप जाइए उधर बैठिए। मगर अभी आपने कहा ना कि आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, पर यहाँ बैठने में दिलचस्पी है। जीभ जबरदस्ती लगा रहे। आप जानते हैं ये जगह मेरी है। नाम लिखा है तुम्हारा? दिखाओ यार, कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम? क्या दिखाओ, बात कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम? अच्छा, एक बात बताइए, जब तुम स्कूल में क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना? हाँ, आपने पढ़ा है नहीं? और तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो बैठते नहीं थे, बैठते तो अपनी जगह पर थे ना? ये क्या बात? कौन से स्कूल में पढ़े हो यार? उदाहरण नहीं समझते क्या? ये कैसा उदाहरण हुआ? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? तो अब आप मुझसे संबंध की बात करें, मुझसे। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, आप किस गांव से कैसे? मतलब क्या तुम इस गांव में पैदा हुए? नहीं। हाँ, तो बस मैं यहाँ पैदा हूँ और पला बड़ा हूँ, मेरा ज्यादा हक बनता है। इस हिसाब से मेरे देश में पला बड़ा हूँ तो मेरा भी बराबर का हक। आपसे पहले दुनिया में मैं आया हूँ, मेरा ज्यादा हक बनता है। मैं हिंदू हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। और हाँ, छात्र संघ है ना, उसका सदस्य भी हूँ। हो गई बोलती बन। मार लो मुझे, काम करो, मार लो। तो गांधी पार्क है। तो भाई साहब, जब आप आए थे तो दो बेंचें खाली, तीनों खाली थी। आप इनसे ही पहले आए? हाँ, और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहता है ना? और तुम कोने पे बैठे। इसका मतलब है मतलब है कि मैं पागल हूँ। नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ डर है। डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाली बेंच पे बैठे हो। चुप रहिए आप। ऐसे तो क्या है, मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना और समझना मेरी हॉबी रही है। तो पकड़े गए ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, देखो पकड़े गए ना, क्या तुम मान भी रहा है? पकड़े गए क्या मान लूं? कुछ भी कहोगे मैं मान लूं। आप मेरी हॉबी पर शक करें? अरे तुमको जो समझना है समझो भाई, वहां बैठो शांति से। मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? अच्छा सुनो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम किसी बाहरी शहर से आए हो, तुम पहली बार यहाँ पर आए हो। बोलो, ये तीनों बातें सही? ये तीनों बात तो एक ही हुई ना। थोड़ा तेज ध्यान पढ़ते हो, पढ़ना आसान नहीं। हाँ, अब सुनो, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह सकते हो, जहाँ तुम बच्चे सा हो सको, उछल सको, कूद सको। बोलो सही है? बकवास। हाँ, तुम यहाँ एक जिद्दी आदमी, उसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करके रखी, और वही जिद की वजह से तुम मेरे यहाँ सुनने बोलो सही। क्या सही है भाई साहब? और हाँ, तुम यहाँ सुसाइड करने आए? तुम्हें बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, और तुम जिंदा जानवरों को खाना पसंद करते हो? हैं? तुम प्रेम में धोखा खाए बेचारे प्रेमी हो। बोलो सही है सब बातें? सही है ना? हो गया, पढ़ूं मैं अब। तुम्हारी हॉबी तो तुम क्यों कर रहे हो यार? यार अच्छा एक बात तो सही होगी। हाँ, एक सही थी। कौन सी वाली? मगर आधी सही थी। आगे सही बात क्यों होता है यार? मतलब आधी सही आधी गलत। समझ गया, ये जिंदगी से बोर हो चुके हो। नहीं वो वाली नहीं। समझ गया यार, कांक्रोच खाना पसंद करते क्या बक रहे हो? जानता हूँ यार, सुसाइड करने आए नहीं हो। वो भी। अबे कौन सी बात सही है भाई? कौन सी बात सही है बता दो। तुम लोग के चक्कर में ना सो नहीं पा रहा हूँ मैं। बताओ। बताओ
सही है। मुझे एक बीमारी है, पर सुन लिया तुमने? उसे एक बीमारी है, ठीक? अब कुछ नहीं पूछोगे, बात खत्म करो, मैं सो रहा हूँ। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है, एड्स। क्या आप बक रहे हो, पागल हो क्या? अरे यार फिर कौन सी बीमारी है तुम्हारे साथ? आप क्यों उठ जाते हो बार-बार यार? आप सुना? आप क्यों उठते हो? अरे यार कौन सी बीमारी है, बताओ ना, बात खत्म करो। बताओ। ये सब कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाके छुप गया। आपको पता है, मैं 2 दिन और 2 रात तक वहीं छुपा हुआ था। माँ सब ठीक हो जाएगा, माँ कुछ होगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं घबरा रहा था, जबकि अस्पताल तो ये मेरे सामने का अस्पताल था। मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, रोड कैसे? मैंने उस मोची की दुकान से झाँक कर देखा कि ये कुछ लोग को मार रहे हैं, काट रहे हैं पूरी तरह। एक क्या कर? ये पहली बार हुआ, हर तब मैंने देखा कि ये सारे लोग तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, और अभी कहीं से निकल के इनके माँ बाप आएंगे और कहेंगे बंद करो खेल। खतरनाक खेल है ये, नहीं खेलना चाहिए। और सब खेलना बंद कर देंगे, वो भी जिसने भी बहुत से लोगों को काटा, मारा है, ज़िबा करा है। ये सारे हरे पिटे लोग, ये सब भी उठेंगे अभी और अपने अपने घर चले जाएंगे। खेल खत्म हो गया, माँ उठो, माँ खेल खत्म हो गया, हॉस्पिटल का टाइम हो गया, माँ खेल खत्म हो गया, माँ उठो ना। तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैंने तो एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा शायद मैं वैसे ही सोचता हूँ, और तभी से ये मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है वैसा। तो कोई फायदा हुआ क्या? हाँ हुआ तो, पर अभी पता है चर्च को जो घटना हुई ना। अरे यार तुम एक बार में पूरी बात बता क्यों नहीं देते? जी भाई साहब, मैंने कह दिया बस। नहीं ये अभी चर्च पे कोई घटना हुई? अरे यार अब ये कह दी ना तुमने अपनी बात। अरे अब जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम कहोगे मेरा नाम फला फला है, पर तुम कहते हो कि मेरा नाम फला फला है, पर या लेकिन, ये लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन बहुत दिनों के बाद किसी और से बात कही तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे आधे घंटे हो गए, मैं अभी तक सो नहीं पाया। मेरा सोना बहुत जरूरी है भाई। भाई साहब इतना परेशान हो रहे हो तो पीछे की तरफ चले जाइए ना।
पीछे कहाँ? वो हिरण और खरगोशों के बीच में जाकर सो, या फिर बच्चों के झूले में दुबक कर सो? देखो भैया, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। हाँ, तुम लोग अपनी बेहुदा बातें करनी हो तो पीछे जाके कर सकते हो, मैं यही सोऊंगा। चुप रहिए आप लोग बस। हमने ऐसा क्या बेहुदा? मुझे भी ना भाई साहब बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस यहाँ बैठना चाहता हूँ, यहाँ जीनस जी बैठे हुए हैं। तुम यहीं क्यों बैठना चाहते हो? मैं नहीं बता सकता। जीप पागलपन है? मुझे लगता है तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। क्यों भाई साहब, क्या कहते हैं आप? आप हम दोनों की बातें सोधुई कौन को क्यों उठा रहे? क्यों नहीं उठाऊं? आप लड़कों की जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, ठीक है, ये जो फैसला करेंगे मैं मानूंगा। मैं भी मानूंगा। करिए भाई साहब फैसला। करिए। चुप यार, चुप। तमाशा मचा रखा है तुम लोगों ने। एक बेचारा बुजुर्ग इंसान सो रहा था, तुमसे भी वो देखा नहीं गया, भगा दिया बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। ये असल में बात है। रहने दीजिए। अब ये ना मुझसे माफी मत मांगना, मैं पहले भी एक बार आपको माफ कर चुका हूँ। ये संस्कार है ना, पता लगते हैं। यार अजीब बेशरम आदमी हो यार, हैं? अरे बुजुर्ग आदमी है, आधी नींद में है, झपकी खा जाए, नीचे गिर जाए, ट्रक उसके ऊपर से निकल जाओ, चुपला हो जाओ, उसका कुछ उम्र बन जाए, जंगली जानवर उसको खा जाए, अच्छा लगेगा? हैं? अरे कुछ तो खुदा से डर, अपने भगवान से डरो, थोड़ा कुछ तो डरो। ठीक है, मैं जाओ, चाहता हूँ। हाँ, लो। भाई साहब, भाई सर, अरे कहाँ गए आप? अरे भाई साहब, वापस आ जाइए, हम दोनों आपसे माफी मांग लेंगे। कहाँ गए? मुझे लगता है वो शायद कहीं चले। कैसे घटिया आदमी हो, वो मेरी जगह। उठो वहां से, अरे उठो वहां से, मेरी जगह है ये। ओ टीचर जी, मेरी जगह है, उठो यहाँ से। यार एक बात बताओ, क्या जबरदस्ती यार? तू तो बाहर किसी गांव से, हमारे गांव में, और हमें हमारी जगह से उठा दिया। मैं कहीं से भी आया, उससे तुम्हें क्या? ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मैं नहीं बता सकता। हाँ बस मुझे थोड़ी देर बैठने दो, बस। अरे उठो यहाँ से, समझ नहीं, ऐसे नहीं मानोगे तुम। उठो यहाँ से। मैं नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। क्या कर रहे हो अभी? क्या हो रहा है? अरे छोड़ो उसको। अरे तो छोड़ो उसका। अरे इसका और किसका? ऐसा मैं आपको, अरे यार तुम दोनों पहले इधर चलो। चलो भाई साहब, इधर चलो पहले। इस जगह में ऐसा है क्या? सामने तो बस पेड़ दिख रहा है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। मैना? तो ये है इस जगह के फायदे। अच्छा, तो ये है इस जगह के फायदे, इसलिए हमसे लड़ रहे थे। ये आप जिस तरह समझ रहे हैं वो एकदम गलत है, गलत है अच्छा वो। भाई साहब, तो फिर आप ही बता दीजिए, आप जो कहेंगे मान लेंगे हम लोग उसको। लो, चली गई वो, है बस। अरे नहीं, ये तो वापस आएगी। अपने बाल शाइनिंग करेगी, कंडीशनर लगाएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप टीचर है ना? जी। तो ये सब शोभा देता है आपको? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं ऐसे टीचर हूँ। बच्चे ने स्कूल में गब्बर सिंह कहकर बुला दी। आपको ज्यादा परेशानी नहीं, बच्चों ने करी। अरे मेरा बच्चा क्यों निकलेगा भाई? मैं शिकायत करूंगा आपकी, आप निकाले जाएंगे स्कूल से। आप शिकायत करेंगे? अरे यही भाई, मैं यहाँ बैठा रहना चाहता हूँ, बताइए। दोष है आपका इधर बैठने में, इसीलिए क्या आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं। जो एक तरीके से लड़की छेड़ना है। आपको जो समझना समझिए। और ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? देखिए भाई साहब, इनका चेहरा गीला है। हाँ यार, ये इतना गीला क्यों है तुम्हारा चेहरा? बोलो अब्दुल, शांत क्यों हो? बोलो। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रात
लड़की छेड़ना और ताड़ना है ना, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मगर नहीं ये जगह मेरी। अरे पहले अपनी बात तो बताओ। हाँ वही बता रहा हूँ। तो हमारे स्कूल में गणित की टीचर है, फैमिली के घर में रहती है। उस पार्क में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ से उसके घर की बालकनी दिखती है। छी 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 छी। अपने स्कूल की गणित टीचर के साथ आप पूरी बात सुनेंगे अभी? नहीं सुनेंगे? नहीं आप सुनेंगे पूरी बात? भाई साहब मैं पहले भी यहाँ आया करता था बिना किसी वजह के। एक दिन मैं यहाँ बैठ गया क्योंकि पार्क में काफी भीड़ थी, तो मैं यहाँ नहीं बैठता, ये जगह वो जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। ओ मास्टर, बात करो सीधा। हाँ वही बता रहा। सिर्फ अपनी घर की बालकनी पर आई, नहाने के बाद बात सुना, उसे देख रहा था, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके बालों का पानी सीधे उड़ते हुए चेहरे पर आया। तो क्या यकीन नहीं माना, उस दिन हवा भी नहीं चल रही। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा। तो उसी वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। आप आश्चर्य करें, पानी की छींटे ना दाएं जाते हैं ना बाएं जाते हैं, उसके बालों से होते हुए मेरे चेहरे पर आते। अच्छा ये बताओ, ये बात पता है उसको? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये बात क्या है। और और क्या, बस यही सब। इसकी अब मुझे आदत सी लग गई है। इलाज कराओगे इसका? नहीं, यही तो एक चीज है, इसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ। टीचरी करते करते तो दिन गुजर ही रहे हैं। हाँ भाई साहब, अब बताइए, लड़की छेड़ना काटना है क्या? बताइए ना। नहीं क्या? बस उठिए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, पर लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी तो नहीं है। ये यहाँ बैठकर ताड़ी तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अरे यार, ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है। बस हो गया फैसला भी खत्म। मैं उठिए नहीं आप। उठूंगा यहाँ से, नहीं उठूंगा। अरे सुनो सुनो, अभी इसने अपनी बात नहीं कही है, पहले इसकी भी बात सुन ले, फिर तय करेंगे कि जगह असल में ज्यादा किसकी है। भाई साहब वो वजह बता तो चुके हैं उनकी बीमारी की। भाई साहब एक बार आप अपने आप को जीनियस समझ लो ना, बस खेल खत्म। आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर आपका अधिकार है, कहते रहो बटला ये बीमारी। तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? तो अबे अरे चल सुन सुनो 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 सुनो, चलो तुम अपना अधिकार सिद्ध करो। क्या है ये? क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी, आप उसके गवाह हैं। अरे पहले तो तुम यहाँ बैठे थे अगर। हाँ तो आप ही ने तो डाल के सोना है सोना है सोना है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये मेरी जगह है। अरे तुम बात समझ नहीं रहे हो, उस जगह से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि झूठ नहीं बोल रहे। तो भाई इतिहास जिनका, जगह उनकी। देखिए मैंने अभी लॉ पास किया है, ये तो पढ़ाएंगे। मुझे कानून पता है, किसी भी सार्वजनिक जगह से उठा दिए जाने का किसी को भी नहीं है। देखिए वकील साहब, फिलहाल तो उस जगह के लिए कानून मैं हूं और आप लोगों ने तो कहा था करो फैसला करो फैसला, तो अब कर रहा हूं फैसला। हाँ, जहां तक वो सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है तो इस देश में उसका कोई महत्व नहीं। हर जगह सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। क्यों वकील साहब, और कुछ कह रहा है आपको? हाँ, ये तो यही बात हो गई कि मेरा घर था जहाँ मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया और आप तो वहाँ पसर गए। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो आप मुझे यहाँ मतलब यानी कि मेरे घर से मुझे निकाल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं यार? घर कहाँ भाई? अभी कुछ भी नहीं दे रहे। टीचर हो ना, उदाहरण नहीं समझते? ए क्या है? अरे बहुत हो गया तेरा यार, जब बताता हूँ तो मैं। अरे भाई साहब, अरे 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 क्या निकाल रहा है? गांधी पार्क के सामने चले गए। से कहीं का क्या निकाल रहा है? से सॉरी। नहीं आप डरना बिल्कुल मत, अपन है, मैं हूँ आप। हाँ मैं हूँ आपके साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। अब ये सुनिए, उदाहरणार्थ क्या?
जगह पे अपने अधिकार सिद्ध करने का यही एकमात्र तरीका है मेरे पास। उदाहरणार्थ, आशा करता हूँ दोनों पढ़े लिखे होंगे। हाँ भाई साहब, मैं तो हूँ। नहीं है आप लोग पढ़े लिखे हैं? अरे सुनिए महाशय, उदाहरणार्थ, हाँ, उस बेंच को अगर फिलिस्तीन मान ले, इसको हाँ, तो इन्होंने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन यहूदियों को अपने आप बना दी और इन्होंने मुझे मेरे ही यहाँ से निकाल दिया। अब जब मैं अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाह रहा हूँ तो आप लोग कह रहे हो यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। देखो भैया, अब्राहिम के बेटे याकूब को खुदा के फरिश्ते ने इजराइल की उपाधि दी थी। दरअसल ये जगह फिलिस्तीन में इजरायली था। यहूदी कभी यहाँ रहे नहीं, पर था तो उन्हीं का ना। तो फिर आ गए एक दिन कहने लगे हटो हमारी जगह से, हटो हमारी जगह से, ये हमारी जगह है। बस बात खत्म। अच्छा, और उनका क्या जो अपना घर समझ बैठे थे, तो आप ईश्वर की बातें कोट कर करके उनसे सबको छीन लो। भाई साहब, आप क्या बातें करें, यहूदी अरब क्या है ये वही सब? जो उनके साथ ना, यहाँ तुम दोनों मेरे साथ करे हो यहूदी कहीं के। हैं? यहूदी? आप एक बात बताइए, मैं बस इस कोने वाली बेंच पे बैठना चाहता हूँ। इतनी परेशानी आपको क्यों हो रही है? अरे उठ जाइए ना, क्या इतनी परेशानी? मैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। अगर एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि तुम इतना पगला रहे हो, तो अगर वो माश है मुझे अपनी जगह दे दे। क्योंकि शुरू में वहीं आकर बैठा था, फिर जब वो वहां यहाँ आ जाए तो उनसे ये जगह ले लेना। अरे भाई साहब, ये तो एकदम ठीक है। मुझे बात बन गई। आप पहले उन्हें उठाइए। अरे भाई साहब, सारा मैटर ही सुलझ गया यार। भाई साहब, भाई साहब, मच्छर आपको काटा थी। भाई साहब को काटा था। उठ जा। अच्छा देखो, मुझे इस जगह से उठने में कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे इस जगह से उठा दिए जाने से आपत्ति है। हाँ, आपको कोई नहीं उठा रहा। भाई साहब, बस इस जगह के बदले जगह दी जा रही है। फिर आप मुझे उस जगह से उठाकर उस जगह में बैठा देंगे। मतलब ये कि आपकी वजह से मैं दो जगह उठाया जाऊंगा, आप ही मान जबकि मैं तो यहाँ सोना चाहता था। तो आप ही मान लीजिए ना, असल में आपके यहाँ यही है। अरे क्यों मान लूं भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, जगह मेरी है बस। यार मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग इतनी छोटी बात में तुम क्यों दे रहे हैं? इस बात की 3 बेंचें, हम 3 लोग हैं, तो कहीं बैठे क्या फर्क पड़ता है हमें? आप लोगों ने इसको एक मुद्दा बना दिया है और उस मुद्दे में मैं पिस रहा हूँ। अरे आपका क्या है, यहूदी अरब फिलिस्तीन साहब, ये जो है बहुत जरूरी। वैसे सुनो जरा, कश्मीर गए हो? नहीं जा पाया। मैं भी नहीं गया हूँ। पूछता क्यों है? पूछता क्यों है भाई? पर मैंने हमेशा कश्मीर को भारत के नक्शे पे देखा, हमने भी देखा यार। लेकिन अगर कोई दूसरा देश कहता है कि कश्मीर हमारा है तुम्हारा नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये दूसरी बात है कि इस जगह या कश्मीर से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये जगह हमारी है, ये देश हमारा है और कोई हमें इससे छीन नहीं सकता। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ क्या? कश्मीर मांग रहा हूँ मैं कहने आपसे? का मतलब वो नहीं है टीचर साहब, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे भैया, इस बेंच का कश्मीर से क्या संबंध? संबंध बेंच का नहीं, संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। दूसरी जगह दे तो रहा हूँ, ये इसकी बात है। वो क्या है ना, जब लोगों को उनकी जगह से निकालकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ना, तो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्ते जिंदगी भर इस इंतजार में रहती है कि एक दिन आएगा फिर उनको बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसा वो चाइना ने तिब्बत के साथ किया। अरे पर ऐसा कभी होता नहीं है। एक बार जगह से उठा दिए जाने के बाद कोई जगह वापस नहीं करता। जब तक आप उस जगह पर है तभी तक वो जगह आपकी, वरना इसके बाद कोई पूछता नहीं। कितना भी कहते रहे लामा तिब्बत की मेरी जगह है, मेरी जगह है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन नाम? कौन सा देखो यार, ये क्या बातें करे वाला प्लीज मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। भाई साहब, जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। तो मैंने ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, इसे इतिहास मैंने नहीं पढ़ा। यही तो दिक्कत है, हमें कभी इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी जहाँ अब ये हिंस हो गए, वहां से मुझे उठाकर यहाँ बिठा दिया। अब वो सारा इतिहास भूलकर देखो कैसे तुमसे लड़ रहे हैं, मानो ये उन्हीं की जगह हो। अरे यार, इतनी छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते तुम? मैं क्यों भूलूं? मैं क्यों भूलूंगा? जगह से उठा दिया जाना एक तरीके का ह्यूमिलिएशन होता है। आपको फर्क नहीं पड़ता, दे दो अपनी जगह। हाँ तो आइए, ले लीजिए अपनी जगह। नहीं 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 नहीं, आप बात को समझे नहीं। अभी आप मुझसे जगह बदल रहे हैं, ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ, तो आप इनके कहने पर जगह छोड़ेंगे ना जब, कोई मैं मांगूंगा। अरे भाई, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आप कान कैसे पकड़े जैसे मैं कह रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ आप कैसे पकड़ते हैं कान। भाई साहब आप तो पकड़ लीजिए जैसे बोल रहे हैं। मैं क्यों पकड़ूं कान? अरे ठीक है भाई साहब, मैं पकड़ लेता हूँ कान। बताइए कैसे पकड़ना है, पकड़ लूंगा मैं। बताइए ना कैसे पकड़ूं। तुम तो बात को ही नहीं समझ रहे। मैं जितना चाहता हूँ मैं ही बात को नहीं समझ रहा हूँ। अरे भैया सुनो, ये सब उदाहरण चल रहा है। क्या कौन सा ऐसा कोई मुझे समझाइए आप थोड़ा सा, क्या उदाहरण? लो बैठो जरा। सुनो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ठीक है? वो 80 90 पूरे 100 सो और 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा 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 और ये जगह मेरी, बस। क्या कहना चाह रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं आप मुझे। आप ये सीधी बात बताइए, आप उनसे जगह बदल रहे हैं कि बस खत्म करिए। अब सीधी बात तो ये है भैया कि मैं तो तैयार हूँ, पर अब ये नहीं बोल रहे हैं। आप तैयार? हाँ, प्रॉमिस। आप क्यों मुकर रहे हैं? उड़ी आइए ना। मैं कहाँ मुकर रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ आप उनको उनकी जगह से उठाइए, मैं वहां चला जाऊँ। तो देखिए ना, अब फिर उठ जाइए ना। आपको पता है, आप जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सलवादी बन जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, आपकी वजह से। अगर आप बार बार उनको उनकी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। ओह, ये उदाहरण मेरी समझ में आ गया भाई साहब। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं देंगे तो हथियार उठाएंगे, है ना? मैं तो उनको दूसरी जगह दे रहा हूँ ना। अब बताइए आप उदाहरण बोलिए। आया मजा? अरे वाह, आप तो समझ गए। आप ये भी समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जाओ मुझे उठाओ। समझ गया यार, तुम आदिवासी बनना नहीं चाहते। अरे भाई साहब, मैं समझ गया वो क्या करना चाहते हैं। आप आइए, मुझसे कहिए कि प्लीज उठ जाइए, मैं उठ जाऊंगा। मैं कह देता हूँ ऐसा। नहीं नहीं, ना 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 ना, वापस अपनी तशरीफ रखिए वहां पर। कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? अपनी जगह को छोड़ने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो आपको आपके टीचर जी, ओ टीचर जी, सुन रहा हूँ। आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप उन्हें ऐसे उठाइए और ऐसे उठाइए, मानो आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैंने किसी घर पे कब्जा भी नहीं किया है। मैं तो सिर्फ भाव समझा रहा था। भाई साहब अभी आप हो जाइए। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? वापस बैठिए, वापस बैठिए। आपके स्वर में अभी भी काफी इज्जत है, गुस्से में उठाइए ना। अरे यार, जो भी भावों से बोल रहे बोलो ना यार, बात खत्म करो। देख समझ नहीं आती क्या है? भाई साहब अच्छा, अब ये बच्चा समझ रहा है। अबे ये क्या है? आ जाइए क्या? तो भाई साहब, बढ़ गई कलेजे को ठंडक, हो गई मन की मुराद पूरी। चलिए अब तशरीफ का टोकरा उधर रखिए। आना मत, मार दूंगा। कहाँ छुपा? बेटा आती वो, मजाक में मत लेना। इधर हो, बैठ जाओ क्या?
मुझे क्या होता ना, पुरानी दफा 302 लगती तुम्हारे ऊपर। भाई साहब नहीं लगने देंगे। चल कहा ना मैंने, मतलब बोला ठीक ना मैंने। बढ़िया बोला। थैंक यू। अभी इनको अभी यहाँ से उठाना बोलना है, मतलब अभी बोलते हैं यहाँ से उठाना है। रहने दो, छोड़ो। अरे सुनो, क्या बज गया? 3:30 बज रहे। अच्छा 3:30 बज गए। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। मैंने सोचा था दोपहर या सोते गुजार दूंगा, पर तुम लोग के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, तो चलो तुम लोग साथ बकवास ही करता हूँ, समय कट जाएगा। हाँ देखिए 3:30 तो बज ही गए। हाँ। बस थोड़ी देर और। भाई साहब आप 4 बजे तक बैठेंगे, वो अपनी मेहनत वो आती हुई वो आती अरे ओ भाई साहब, रहने दो ना, बैठ जाओ यहाँ शांति चुप। से। भाई साहब आती हुई। ये पार्क है ही ऐसा, मालूम है? मैं 10 साल से अपने बेटे के साथ इस पार्क में आ रहा हूँ, उससे तो ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। भाई साहब आज रिजल्ट तो 5वीं क्लास का खुलने वाला है। हाँ वो 5वीं में ही पढ़ता है, थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। ओ हाँ 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 समझ गया। जानता हूँ मैं उसे, मेरे संगीत की क्लास में भी आता था वो। तो विकलांग है। क्या है? क्या बकवास कर रहे हैं? भाई साहब आप विकलांग नहीं है वो, विकलांग नहीं है वो। तुम्हारे जैसे टीचर की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे आप क्या कह रहे थे नहीं कह रहे थे मुझे कोई मतलब नहीं। 5वीं कक्षा का पूरा पाठ मुझे नहीं सुना सकता, सालों से पढ़ा रहा उसको, उसका पास होना बहुत जरूरी है। चुप नहीं रह सकते? हाँ पगला रहा हूं मैं, पगला रहा हूं मैं। पता है 2 साल पहले मैंने उसे साइकिल खरीद कर दी, उसने छुआ ही नहीं साइकिल, क्योंकि उसे पता था कि वो पास नहीं हुआ। जैसे टीचर्स का मजाक उड़ाते तो वो सो नहीं पाता। भाई साहब आप बैठिए आप। अब हमने तय किया कि जैसे ही वो 5वीं पास हो जाएगा हम ये स्कूल छोड़ देंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बार वो जरूर पास हो जाएगा। इंशाअल्लाह जरूर पास होगा आपका बेटा। वो तो 4 बजे तक का समय काटे नहीं कट रहा था, तो मैंने सुबह की तरफ ठूस कर खाना खाया था कि सोते हुए वक्त गुजार दूंगा और सीधा रिजल्ट आ जाएगा, मैं जाकर रिजल्ट देख लूंगा। ये देखता हुआ समय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उसे नकल करवा रहे हैं। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी और की भूमिका निभा रहा है तो वो जी कहाँ रहा है? वो तो नकल कर रहा है। मगर हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। आपको पता है भाई साहब, मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड, बस वही मेरी भूमिका बन गई जिसे मैं आज तक निभा रहा हूँ। क्योंकि मैं तो महज एक आम आदमी था। और मजे की बात यह है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है।
अभी अभी ठीक हूँ। अरे अरे उठिए यहाँ से। अरे मैं पता है कैसे नाराज हो रहे थे, कॉलर पकड़ के फेंका था मुझे इधर। अब जगह खाली पड़ी है तो जा नहीं रहे। उठिए उठिए आइए। अरे अरे आइए। भाई साहब रहने दीजिए, जिद मत करिए, शायद वो नहीं जाना चाहते हैं। अरे जाएंगे जाएंगे कैसे नहीं। उठिए उठिए आइए। अरे भाई साहब रहने दो, आप छोड़ दो। अरे जाएंगे, एक मिनट रुको जरा। अरे ओ टीचर जी, हेलो। अरे ओ टीचर जी। भाई साहब आप उठिए, क्या कर रहे अरे हैं? टीचर जी। भाई साहब क्या कर रहे हैं? भाई हेलो। साहब ये भाई साहब हेलो। रुक रहे, आप आगे। अरे मैं बुला देता हूँ ना उनको, मैं बुला देता हूँ उनको। टीचर जी, मिस बाहर आइए। सीटी बजाइए, बजाइए सीटी। अरे बजाइए ना। हैं? ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भाई साहब हमने ऐसा भी क्या कर दिया, आप शांत हो जाए। सब यहाँ पर वो गणित के टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उसका बाल सुखाना, उसका बालकनी में आना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। तो महत्वपूर्ण था वो तो तूने खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने किसी का खून किया है। हाँ, आपने खून नहीं किया। तो विलन, गब्बर सिंह, सब जगह, सारी जगह, घर में, बाजार में, दोस्तों में, कलीग्स में, सब जगह में विलन, बुरा आदमी। सिवाय इस जगह मैं ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। मैं हूँ। और ये आपने मैं कभी फोन कर दिया। सब क्यों मैं विलन। भाई साहब आप क्यों देखिए भाई साहब अब्बा अरे मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा, हुसैन, मेरा बेटा। बेटा तू यही रुकना, मैं तेरा रिजल्ट लेके आता हूँ। 4 बज गए ना, अभी आता हूँ। अब्बा रिजल्ट? अच्छा रिजल्ट आ गया तेरा। हुसैन, हुसैन, कुछ नहीं हो हुसैन, कुछ नहीं हो। क्या अभी आपको रिजल्ट की जरूरत है? हुसैन, कुछ नहीं हो हुसैन, सब ठीक है। हुसैन, आजा मेरे बेटा, अब वापस पास जाओ। अब्बा ये रेलगाड़ी चला दी है ना? चलाएगा ना? चला रेलगाड़ी चला। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। चुप 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 चुप। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। वो जो साइकिल लाया था तेरे लिए, चलाएगा उसको? चलाएगा? साइकिल चलाएंगे। अरे भाई साहब आप नहीं बैठिए ना,
जगह खाली होगी, आ जाइए, आप इधर बैठिए। अरे भाई साहब, आ जाइए। देखिए आपकी टीचर भी आ गई, आ जाइए। ठीक है, मैं ही बैठ जा रहा हूँ, मैं ही देख लूंगा। एक छोटा सा पात्र परिचय हो जाए।
और दादा के हाथ से हमारे जो तीनों कलाकार हैं, चारों पाँचों, उनको एक सामूहिक स्मृति चिन्ह देते हैं। दादा से मैं 2 शब्द का भी आग्रह करूँगा, लेकिन उससे पहले एक परंपरा निभाते हैं हम लोग। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर साहब के वारिस साहब थे। वो अपने नाटक करने के बाद आमतौर से अपना कोई भी कपड़ा फैला देते थे और सारे ऑडियंस से कहते थे कि आप अपना अंशदान, जो भी आपको लगता है हमारी नाट्य संस्था में आपका भी कोई योगदान हो आर्थिक रूप से, तो कुछ ना कुछ रख कर जाइए। जब से हमने अपने नाट्य उत्सव को शुरू किया है, तब से हमारे कलाकार आग्रहपूर्वक मटके की शक्ल में, किसी भी शक्ल में गेट पे आपको जाने नहीं देंगे। तो आप अभी से ही अपने पर्सों में से थोड़ी थोड़ी राशि, जो दिवाली पे, राखी पर या ईद पर आप ईदी के रूप में या दिवाली पर या बहनों को देते हैं, यंग्स थिएटर फाउंडेशन में आपका योगदान देते ही जाइएगा, ऐसा आग्रह है। मतलब हालांकि जाने देना टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देके जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आपको हमेशा ऐसा लगे कि यंग्स थिएटर में हमने अपना शेयर, यहाँ पर एक शेयर मार्केट के बड़े आदमी बैठे हुए हैं, डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव, उनसे सिखाएंगे। ठीक है, तो बस एक ही बात थी। पहली बार मुख्य किरदार में है आपके सामने कृष्णा आसवानी। डेढ़ हफ्ते पहले मुंबई में मार्शल आर्ट में, MMA में ये नेशनल चैंपियनशिप जीत कर आए, गोल्ड लेकर आए। बगल में खड़ी है हमारी बहुत प्यारी और सबसे बुजुर्ग कलाकार, और बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं, नाटक तो कर ही रही हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में गुटरगुन करके एक वेब सीरीज आई है, उसमें भी किरदार है, 4-5 वेब सीरीज कर चुकी हैं, बहुत प्यारी। शांभवी स्थापक जो संचालन कर रहे थे और 7 साल निरंतर काम करने के बाद पहली बार किसी नाटक में कोई मुख्य भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे डॉक्टर पुनीत चंद्र जी। हमारी नाट्य संस्था के प्रबंधन भी देखते हैं, समन्वयक भी देखते हैं, उपाध्यक्ष भी। आपके बगल में एक खूबसूरत बच्चा 10वीं क्लास में है अभी, जिसने 3 दिन पहले हमारी नाट्य संस्था का ये नाटक ज्वाइन किया है, प्रखर सार्थक सक्सेना। उसके बगल से जो सज्जन खड़े हैं, जिनको आपने देख लिया, वो पानी तो आता ही नहीं था, उनका एहसास था कि उनके पास पानी आता है और पहली बार नाट्य संस्था में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, ऐसे राहुल नीमिया। यहाँ आमतौर से लाइट कम है, लेकिन ये नहीं पता था कि चलते चलते जो है वो भी खुश हो जाएगी और अंशु का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। 3 दिन से बेचारा वो क्लास आके सब नोट डाउन कर रहा था, पर यहाँ कुछ नहीं है। अब हिम्मत कोई पकड़ेंगे हम तो कुछ करो यार, बदलाव किसी को। नाटक में लाइट्स के बहुत सारे काम थे, इंडिविजुअली जो सोलोलॉकी थी सब फिलहाल तो बर्बाद हो गई कहूँगा मैं, लेकिन उम्मीद है कल के और परसों के नाटक में हिम्मत दिखाएगा और कुछ ऐसी चीज़ होगी कि थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि ज़रूरी है नाटक के लिए। तो बैक स्टेज में अंशु ने लाइट की है, जयदीप म्यूजिक संभाल रहे थे और सपना खड़ी हुई है, ये आपको परसों मुख्य भूमिका में दिखेंगी। वरुण खड़े हुए हैं, गौतम खड़े हुए हैं, गेट पे अतुल खड़े हुए हैं। हमारे नाटक जितने भी आपने सोशल मीडिया पे पोस्टर्स देखे वो बनाने वाले अमन अग्रवाल खड़े हैं, राहुल कुशवाहा खड़े हैं, जो कल ही मुंबई से आए हैं और इनको ज़बरदस्ती अभी 2 नाटक मुझे करवाना है, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। तो दादा इसकी दूरी थोड़ी कम है। आज वास्तव में पार्क जब देख रहे थे, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा, वैसे तो सभी नाटकों में आप सबका परिश्रम बड़ा सफल होते दिखता भी है, लेकिन मैं चूँकि बच्चों के क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष से काम कर रहा हूँ और मूलतः बाल साहित्य और बाल मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। और ये साइकोलॉजी मुझे जहाँ भी दिखती है वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा आकर्षित करती है। आज के नाटक का जो मूल सत्व था, उसकी जो आत्मा थी, वो पूरा का पूरा एक मनोविज्ञान था और इस मनोवैज्ञानिक नाटक को खेलना भी अपने आप में बड़ी चुनौती थी। इन्हें वास्तव में इसमें जगह जगह निर्देशन के जो बिल्कुल कहना चाहिए कि गोल्डन मोमेंट जो नज़र आ रहे थे, उसको मुझे लगता है कि केवल संजय जी, हिम्मत जी या फैजान भाई या जो भी आप लोग पारखी लोग हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा एक अनगढ़ अंगूठा टेक विद्यार्थी जिसने अभी अनाराम भी नहीं सीखा रंग कर्म का, उसे भी समझ में आ रहा था कि वास्तव में इस नाटक में सर्वाधिक परिश्रम किन किन मोमेंट्स पर किया गया है।
और इसके लिए मैं सचमुच सरफराज भाई आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत सारी बधाई देता हूँ। इतने साइकोलॉजिकल नाटक को आपने जिस कुशलता से निर्वाह किया और विशेष करके आप सबका डॉक्टर साहब सचमुच यानी क्या कहूँ, मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। और आप भी जब उस किरदार को जी रहे थे, आपकी आंखों में जिस तरह की नमी तैर रही थी और जिस तरह के एक्सप्रेशंस में, मुझे लगता है कई बार कि ये जो एक रंग कर्म का उदात्त अवस्था उसको कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फिल्म वाले हैं, ये जो OTT वाले हैं, ये जो टीवी धारावाहिक वाले, उनको सचमुच इस श्रोता दीर्घा में बैठ करके इस रंग कर्म को देखना चाहिए। सारा सीखने का जो अभ्यास करने का जो तरीका है वो यही होता है और मुझे लगता है कि अद्भुत था। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाई। मतलब ये कबीर जी और उनके हाथ में आप लोग सभी कलाकार उसमें हाथ लगाओ। थोड़ी सी जोरदार तालियां हो गई बस। और इस नाटक का निर्देशन सरफराज हसन जी ने किया था। और एक बात आपको बता दूं, जितनी डांट मैंने अपनी बीवी से नहीं खाई है, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा डांट मैंने जो है सरफराज हसन से खाई है। और मैं भी सार्वजनिक रूप से मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरे मुझे मालूम है, इस बार मैं कल भी कृष्णा को बता रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन उस सब की वजह से आपको एक विद्वान ने एक अच्छी उपाधि दी। डॉक्टर साहब, आपका दिन है, बहुत शुक्रिया। भाभी सामने बैठी हैं, दादा मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छी साइकोलॉजी टीचर है। मुझे उम्मीद है बाद में आपसे बात करूँगा मैं कहाँ तक बात पहुँची। जान डाली, मतलब बहुत लंबा समय नहीं बीता, लेकिन मुझे लगता है कि इनको तो आप जब मुख्य भूमिका में कभी जब उतारेंगे या शायद उतार भी चुके हैं, नदी प्यासी थी में मुख्य भूमिका कर रही है। दादा परसों नाटक में सबको प्रतिसाद दिया और भूल गया था। बहुत अच्छा, सबको। तो दोस्तों, कल स्थान हमारे यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कमल जैन जी भी बैठे हैं। दादा खड़े हो जाए, आपकी हाइट भी कमाल, जोरदार ताली। कल अमित जाट जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और अभी बहुत अच्छे टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं, उनका नाटक है फेयरवेल। मौजूदा दौर में जो भारत में और कोलकाता में आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ विषय है, गंभीर विषय है जो एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और हम बड़े बदवक्त वक्त में हैं कि पता नहीं क्यों जिनको देवियों के रूप में पूजते हैं, राखी बंधवाते हैं, जिनके पेट से जन्म लेते हैं और अपना अस्तित्व बनाते हैं, उसी महिला को सिर्फ भोग की वस्तु के अलावा कुछ नहीं समझ पाते। तो एक मार्मिक नाटक है, 50 मिनट की प्रस्तुति है। संदीप पाटिल ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई है और शाम भी दिखेंगी आपको। कल भी आप अगर मौका लगे तो ज़रूर तशरीफ लाइए इस गर्मी भरे माहौल में भी, मेरे आग्रह पर। और परसों आपको इल्हाम नाटक पुनः देखने को मिलेगा, परसों उसके बारे में बताऊंगा। सबका धन्यवाद। फैजान, कमल दादा, डॉक्टर विकास दादा, आपका हिम्मत, थैंक यू। सभी का, मतलब सभी का, जितने भी आप बैठे हैं। तो संख्या और संकल्प में संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, सबका बहुत आभारी।